खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। इस खित्ते में यानी कि जनूबी एशिया की जो रियासतें हैं, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर रियासतें, वो जमहूरियत हैं। और जमहूरी रियासत में हर शख्स को आज़ादी होती है कि वो आइन और कानून के तहत उसके अंदर रहते हुए अपनी बात कर सके, अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि अगर वो कोई कानून और आइन की वो पासदारी कर रहा है, उनको तोड़ नहीं रहा। और इसके साथ साथ जहाँ तक रियासत के कुछ हुकूक हैं या आवाम को, शहरियों को रियासत के साथ जो उनका एक मुआहदा है उसके तहत उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं, रियासत की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हुकूक अंजाम दे और उसके जो शहरी हैं उनको अपने वादे के मुताबिक वो तमाम तर सहूलियात, ज़रूरियात उनकी पूरी करे कि जिसका उसने वादा किया है, जिसमें सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी है, इसके साथ दीगर उसके लवाजमात हैं। और जब भी कोई सियासी हुकूमत आती है वो अपने एक एजेंडे के साथ आती है कि उसने किस तरीके से मुल्क और कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है, इसको आगे लेके चलना है। लेकिन जो रियासत है वो कांस्टेंट है, रियासत की पॉलिसियां जो हैं वो एक सिमत में चलती हैं और उसमें अगर कोई तब्दीली आए तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो तब्दीली एक आती है। बांग्लादेश में जो मतलब साबिक मशरकी पाकिस्तान आप उसको कह सकते हैं कि जो कुछ हुआ गुज़िश्ता चंद दिनों में, और उससे पहले भी वो हो रहा था, एक आतिशफशा बन रहा था जो कि बिलाखिर फट पड़ा। जो मुजाहरे हुए और उसके नतीजे में शेख हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा दे के भारत जाना पड़ा, बांग्लादेश से फ़रार होना पड़ा। उसकी एक अपनी मिसाल आप है कि अवाम के एहतजाज में बड़ी ताकत होती है। लेकिन यह भी देखना है कि आपके जो रहनुमा हैं वो किस तरीके से, किस अंदाज से आपको लीड कर रहे हैं। क्या वो सीरियस हैं, सिंसियर हैं, संजीदा हैं आपको डिलीवर करने में या नहीं हैं। ये बात बड़ी अहम है अपनी जगह पे। पाकिस्तान का भी मवाजना समटाइम्स किया जाता है ऐसे कई ममालिक के साथ, लेकिन पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। पाकिस्तान में अगर कोई बात करना चाहेगा, आज भी कौमी असम्बली का इजलास था, अपोजिशन लीडर ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, हुकूमत को, रियासत को बड़े आड़े हाथों लिया, तनकीद की और बिल्कुल उसके साथ उन्होंने जो है वो किसी किस्म का जो है वो उसमें उन्होंने हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। एक सूबे में अपोजिशन की हुकूमत है, धड़ल्ले से वो हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ के बयानात भी आते हैं, मुजाहरे भी यहाँ पे होते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि एक मजहबी जमात ने मुजाहरा किया, फिर जमात इस्लामी का एक मुजाहरा हुआ जहाँ पर उन्होंने बिजली के बिलों और दीगर जो इनके इशूज़ हैं उसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया और अब तक एहतजाज उनका चल रहा है किसी न किसी सूरत में। बात यह है कि एक तो कंपैरिजन करना किसी सूरत बनता नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या रियासत वो लवाज़मात पूरे कर रही है, उस पर भी हम आज इस पे इशू पे बात करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुखासमत रखते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशों का हिस्सा हैं, अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ जो साजिश करते हैं और दुश्मन के एजेंडे को लेकर आगे चलने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है कि अगर आप वाकई आपका रियल एजेंडा है तो ये भी सवाल पैदा होता है कि आपके अपने दौरे हुकूमत में आखिर वो कौन सा ऐसा काम है कि जो आपने किया और ये हुकूमत या इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं कर सकती। या तो आपने कोई मिसाल कायम की हो तो यकीनन उससे शेयर किया जा सकता है, जो कि जवाब यकीनन नफ़ी में होगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि बांग्लादेश में जो भारत नवाज हुकूमत थी उसका खाता जाने पर खुशी यकीनन नहीं मनानी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हालात क्यों पैदा हुए। 17 साल स्ट्रेट उन्होंने गवर्नमेंट की, अपने मुखालफिन को जेलों में डाला, बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में एक दौर में होता रहा था। लेकिन फिर बिल आखिर उन्होंने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने अपने जो भी उनकी गलतियां थी उसको एक्सेप्ट करना पड़ा और इस वक्त वो मुल्क से बाहर हैं और जो भी हालत होगी उस मुल्क की आगे चल के उसके लिए हम दुआ गो हैं। लेकिन इससे हमें मिसाल और यह सबक ज़रूर सीखना चाहिए। स्टूडियो में इन उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जिया कार हैं। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। अवामी लीग बड़ी मशहूर पार्टी शेख मुजीबुर रहमान साहब ने कायम की, बांग्लादेश को बनाने वाली जमात, अब जाके उसका जिस तरीके से जवाल हमें नज़र आया है और वही मनाजिर हैं कि जो हमें 9 मई को पाकिस्तान में नज़र आ रहे थे, आप समझते हैं कि ये क्या सबक हमें देता है? क्या इसमें बात हुई, किस तरीके से ये सारा कुछ चक्कर हुआ और क्या हमें से इसको सीखना चाहिए या नहीं? पहली बात तो ये है कि ये जो कंपैरिजन आजकल बहुत सारे टीवी प्रोग्रामों में भी और पीटीआई भी और बहुत सारे लोग इसका कंपैरिजन जो है पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये दरअसल कंपैरिजन बिल्कुल बनता नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें यहाँ पे जो आपका सिस्टम है उसमें 9 मई जो है, 9 मई का आप वाक़या ले लें, उसमें जितना भी यानी कि जिन लोगों ने उसमें वो तशद्दुद और उस जिसमें जलाओ घराव किया था वो सारी लोगों को पता है।
ये बेशक कहते रहें कि जी नहीं जी वो हमने नहीं किया, आपने सारी वो तस्वीर भी देखी, आपने वो मनाजिर भी देखे, जी जी। आपने वो एक जगह पे बड़ा प्लान किस्म का वो प्रोग्राम था। तो अगर देखें रियासत जो है पाकिस्तानी रियासत का और किरदार है, और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ अफवाज पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए। और अगर यहाँ पे जो जमात अपोजिशन जमात पीटीआई जो कहती है कि जी अगर हम निकलेंगे तो ये होगा वो होगा, तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि जो अवाम है वो कभी भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ और अपनी रियासत के ख़िलाफ़ ठीक। कभी उनका साथ नहीं अच्छा, देगी। आपने अपने पीटीआई के कॉलीग्स को, दोस्तों को सुना ये कंपैरिजन करते हुए, बांग्लादेश में देखें क्या हो गया और पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, बार बार कहा गया। आज बैरिस्टर गौहर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने भी ये गुफ्तगू फरमाई कि जी अगर आप ये करेंगे तो आपका हाल भी शेख हसीना वाजिद जैसा होगा। आपको सुना रहे थे, सो आपका क्या रिएक्शन था, क्या सोचा आपने, क्या? देखिए हमारा रिएक्शन तो ये है कि जब किसी के कॉल और फेल में तजाद होता है तो अब आवाम जो है वो इतनी सादा नहीं है, वो हर चीज़ को समझती है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का मसला महंगाई ज़रूर है, लेकिन सिर्फ वो पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और हमारे अपने सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ठीक। हमारा थोड़ा सा मसला ज़्यादा हो गया, और वो अदम इस्तेकाम भी करने वाले यही हैं जिन्होंने पूरा, वो कहते हैं या तो हमारी हुकूमत हो या हम किसी हुकूमत को, जब हम हुकूमत में थे तो हमने इनको बातचीत के लिए, और मियाँ शहबाज साहब ने इनको जो चार्टर्ड ऑफ इकानमी के लिए दावत दी, तो तब भी ये हमारे साथ नहीं बैठे, और जब वो अपोजिशन में हैं तो हमने दोबारा दावत दी तो तब भी नहीं वह बैठने को। यानी कि उनका काम ये सिर्फ इंतशार फैलाना। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, क्वेश्चन इज दिस कि इससे पहले आते हैं कि भारत ने का क्या किरदार, बांग्लादेश में क्या हुआ, क्या हालात थे कि इतना तवील जो इक़्तिदार है शेख हसीना वाजिद का वो इख्तिताम पजीर हुआ और इतने डिसऑनरेबली हुआ कि जिसकी मिसाल कम ही में हमें मिलती है। लेकिन जब आप बात करते हैं, कंपैरिजन आजकल लोग कर रहे हैं कि जी देखें वहाँ पर ये हुआ, और पाकिस्तान की मिसालें देने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। सो उसमें मैं चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि कोई ये रेलेवेंट है ये मिसालें कि पाकिस्तान में एक निज़ाम चल रहा है, हमारी पार्लियामान है, अपोजिशन की इसमें जगह है, मतलब उनकी हर फोरम पे सुनवाई हो रही है, फिर भी, और एक सूबे में हुकूमत भी है, तब भी ये मिसालें दी जा रही हैं सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए या हमें एम्बैरस करने के लिए? ब्रिगेडियर साहब देखिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं। मुझे तो इस बात की हैरानी है, वहां पर ना कोई फौज के खिलाफ बात थी, एक सिविल डिक्टेटरशिप थी जिसको सप्रेस किया हुआ था उन्होंने, भारत नवाज पॉलिसी थी, भारत की अपने को बेटी कहती थी। इधर एक ट्रेंड चल रहा था, जमात इस्लामी के लोगों को, जो पार्टी के लोग 90 साल के लोगों को हैंग कर दिया, उनको बैन किया हुआ था, खालिदा जिया कब से बंद थी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, हर इलेक्शन रिग कर लेते थे और अपनी मर्जी की दोबारा फिर आ जाती थी, कोई सुना नहीं जाता था। और फिर उसके बाद इंडियन इंटेलिजेंस आके सपोर्ट सारा कुछ बता दी कैसे करने, 300 लोग मार दिए, अभी फौज को कहते कि और लोगों को गोली मारो। और ये द बिग डिफरेंस यहाँ पर जो हालात हैं, यहाँ पर फौज के और अवाम के एक आपस में बॉन्ड है। दे ऑलवेज स्पीक ऑफ गुड ऑफ मिलिट्री, आपको पता है किस तरीके से है, हुकूमत चल रही है, पार्लियामेंट है, ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग चल रही है, उनको खुली आज़ादी मिली हुई है। ये कंपैरिजन नहीं है। इशू ये है कि आपने ये देखना है कि जो वहां पर हुआ उसके असरात हमें सबको पता है, पोलिटिकल सारे थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और आप वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया बिल्डिंगों पर, पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। ये लग रहा है कि आइंदा जो भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान फ्रेंडली होगी, हम आपस में बहुत अच्छा, अच्छे इस पे आते हैं ब्रिगेडियर साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, इस पे आते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ गुज़िश्ता एक माह से जो चल रहा था और गुज़िश्ता एक दो दिन में वहाँ पे जो हुआ और जो अब नतीजा सामने आया है, इसको मिसाल और बुनियाद बनाकर आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में एक अजीब किस्म की एक मुहिम चल रही है जिसमें फ़ौज को, यानी कि सिविलियन लीडरशिप को और मिलिट्री लीडरशिप को आपस में जैसे लड़वाने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी बांग्लादेश में ये हो गया और यहाँ पर भी ये हो सकता है। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि इस पे आपका क्या ख्याल है कि हम तो इतने समझदार हैं कि हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, डोंट यू थिंक? देखिए, यही मैंने बात की कि बिग डिफरेंस वहाँ का इस चीज़ का कंपैरिजन कोई नहीं है। और सेकंड ये कि यहाँ पर पूरी हमारी आवाम दे बहुत समझ बूझ है, दे अंडरस्टैंड, और देर ऑलरेडी सोच समझ के बात करते हैं। आपने देखा कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ कुछ ना सर जो डिजिटल टेररिज्म में जाके ट्रोलिंग कर रहे हैं,
उसको हमें काउंटर करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे इंडिया दुश्मन का एक नैरेटिव है, बांग्लादेश में नाकामी हो गई, श्रीलंका में नाकाम हुए, नेपाल में नाकाम हुए, आरसीडी में अपना एक मुकाम खोते जा रहे हैं। यहाँ पर अब हमने ये देखना इवन है कि ये जो मालदीव में। नैरेटिव, जी, तो हमने नैरेटिव को इसको डिफीट एज ए कॉम करने, जो कि हम पूरे करें। जीडीएसपीआर ने जिस तरीके से एक एक बात की कि फौज क्या कुछ अपने अवाम के लिए कर रही है, चाहे वो आप केपीके की बात करें, जो एरिया जम हो गए उनकी बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, हेल्थ में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, उसके बाद उनके ख्याल करने में, मिसिंग पर्सन की हेल्प करने में, एक जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये हमारे दुश्मन का है। ये जो आपको जो है ना टोटल एक करप्ट माफिया जो जी है, जी। ये इनको प्रॉब्लम है बेसिकली, कि इनका ये काम खत्म हो जाता है जब पूरी कौम एज ए नेशन यू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। फिर ना ये स्मगलिंग कर सकेंगे, ना ये हुंडे से पैसा भेज सकेंगे, ना सही। ये टायर बेच के पैसा कमा सकेंगे। ये फाइनेंशियल दुरुस्त। टेररिज्म के हाथ पांव कट जाएंगे तो ना हमारे पड़ोस को पैसा मिलेगा, ना टेररिस्ट को पैसा मिलेगा, ना उनके ठीक ठीक। वेपन मिलेगा। दीज आर द थिंग जिसकी वजह से ये एक मजमून प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अदर देन नथिंग रॉन्ग विद इट। वेरी राइट। एम्बेसडर साहब, यही सवाल आगे लेके बढ़ता हूँ कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको मिसाल बना के पाकिस्तान की पाक अफवाज को और सिविलियन लीडरशिप को, वो तो यकीनन इतने हम सूझबूझ रखते हैं और हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे ब्रिगेडियर साहब ये भी फरमा रहे थे। लेकिन एक मुहिम चल रही है, कोशिश की जा रही है कि देखें जी वहाँ पे जो हुआ है वो यहाँ पे भी हो सकता है। और आज उसका इजहार भी कर दिया कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर साहब ने, कि उन्होंने कहा कि अगर आपकी ये जो पॉलिसीज़ जारी रहीं तो आप भी जो है उनका आपका अंजाम शेख हसीना वाजिद जैसा हो सकता है। सो क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है जो शेख हसीना साहिबा अपने दौरे इक़्तिदार में कर रही थी? एम्बेसडर साहब। शहजाद साहब, मैं माजरत के साथ बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करूंगा और मैं सिर्फ बांग्लादेश पे फोकस करूंगा अगर इजाज़त दें। सर। मैं बांग्लादेश में डिप्टी हाई कमिश्नर था 2004 से, मैं मिड 2004 से अर्ली 2006 तक, और मेरे वक्त में मैंने विजिट भी करवाई बेगम खालदा जिया की, जो प्राइम मिनिस्टर थी। ये जिस वक्त बेगम हसीना वाजिद जो वज़ीर आज़म थी, इनको भी मिला मैं 2-3 दफ़ा। और मैं सड़कों पे, यूनिवर्सिटियों में बांग्लादेशी लोगों को मिला। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक बात है ना कि जी पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, आई थिंक वी शुड नॉट, ये कोई इंडिकेशन नहीं है, हमें इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। मैं माजरत के साथ आपको बता दूं, वहाँ पर जो है, अगर मैं तो गाँव में भी गया हूँ, लोगों के पास भी गया हूँ, वहाँ पर इंडिया के लिए आम आदमी के जो गाँव हैं, छोटे टाउन्स हैं, कोई लव लॉस नहीं है कंप्लीटली। लेकिन आप ये कहें कि जी वो प्रो पाकिस्तानी सारे हैं, मैं इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करूँगा। लेकिन ये जो इन्होंने, इस अवामी लीग पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की, उसमें मैं इतना बता दूं, सिवाय अपनी पार्टी के अवामी लीग के, वहाँ पर इस किस्म की नफरत नहीं पाई जाती थी। मैं बता दूं, वहाँ फ्लाइटें 2-3 PI की फ्लाइटें आती थी, लोग आते थे, शादियाँ अटेंड करते थे, वहाँ शादियों पर अटेंड करते थे। लो टोपा PF लो टोपा के जो थे एयरफोर्स ऑफिसर्स आते थे, लोग घरों में रहते थे, कोई मसला नहीं था। अब आ जाएं ये बांग्लादेश की जो ये अवामी लीग का, एक तो ये आम आदमी के लिए 15 साल जिसे कहते हैं पोलिटिकल फटीग, अरसा दराज से ये यहाँ पर थे। जो गलतियां इनसे हुई हैं वो बहुत सीरियस थी। वो ये थी कि एक तो उन्होंने, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, विमेन एम्पावरमेंट के अंदर बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। एक मॉडल बन गया कि एक मुल्क, इतना छोटा मुल्क, जिसने इतना कुछ अपना हासिल कर लिया बड़े छोटे से वक्त में। प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने अपनी पार्टी प्लस जो इनके सपोर्टर इंस्टीट्यूशन थी, ब्यूरोक्रेसी और रिलेटेड इंस्टीट्यूशन थी, उनको इन्होंने पैसा पूसा खिलाकर उनको नवाजा, उनको नौकरियां दिलवाई, उनको पर्क्स दिलवाए। जी बिल्कुल सही कहा। आम जो मैं थोड़ा इजाजत दें, बंगाली जो है वो अगर आप देखें तो वो वैसी पॉलिटिकली एक्टिव बड़ा। दूसरा, वहां पर होमोजेनिटी है, वो एक लोग हैं, छोटा मुल्क है, एक दूसरे के साथ बंगाली जुबान में बात करनी, कल्चर में बड़े प्राउड हैं। ये उनको जब जो अब आखिरी चीज लेकर आए कि जी नौकरियां बांट देंगे, बंगाली इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था। वो सुनता रहता था कि जी हो रहा है, पार्टी बांट दे रहे हैं, हम ही नहीं दे रहे, एजुकेटेड लोग हैं। तो ये चीज इनसे, देखिए ना, एक आखिरी चीज, ये बेगम हसीना वाजिद को खिड़की से बाहर देखना चाहिए था
कि ये जो आम लोग नहीं आदमी देख जो पाए, है यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया। डिससेटिस्फाइड है, और अगर आप गोली चलाएंगे तो उसका फिर नतीजा वन जो है वन क्विक उतना ही क्वेश्चन एंड आगे क्विक बढ़ेगा। आंसर, वन क्विक क्वेश्चन एंड क्विक आंसर कि 50 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया सकूत ढाका को, आपने सर्व Yeah. किया उस दौर में। अब 2 जनरेशन्स आगे आ चुकी हैं कि जिन्होंने 71 के जो वो मनाजिर जो भी कुछ है या वो जो वाक़यात हैं उनको नहीं देखा अपनी आंखों से। सो क्वेश्चन इज़ दिस कि अब तो पाकिस्तान के हवाले से जो एक सो कॉल्ड नफरत या कोई ऐसी बात होती थी, जो प्रोपेगेंडा किया गया, उनके जहनों में जहर घोला गया, अब जो नई जनरेशन है उसमें वो चीज़ हमें वो नज़र नहीं आती। और अब जो भारत नवाज पॉलिसियाँ वहाँ पे रही हैं पाकिस्तान को काटने की, बर सग़ीर को बिल्कुल या सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करने की, वो तो ख़त्म हो गया। अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, नेपाल ले लें, आप श्रीलंका ले लें, आप साथ में बांग्लादेश की बात कर लें, आप मालदीव की बात कर लें, एक भूटान ही रह जाता है जहाँ पे शायद भारत कुछ ना कुछ कर रहा हो, अदरवाइज तो बाकी सारे ममालिक के साथ काम तो ख़त्म हो गया उनका। ये मेरे से पूछ रहे हैं आप? सर जी, मैं आपको ये बता दूं, एक थोड़ा सा रियलिस्ट अप्रोच होनी चाहिए। इंडिया के साथ बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश का। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, इंडिया एंड स्मॉलर नेबर्स। और लोग तंग है, नेपाल भी तंग है, भूटान ने तो अपनी जान छुड़ा के किसी तरीके से अभी वो चाइना से मिलना चाहता है। मसला रियलिस्ट अप्रोच है कि ये जितने मुल्क हैं जिसमें बांग्लादेश शामिल है, कोई हुकूमत भी आएगी वो इंडिया को नाराज इसलिए नहीं कर सकती कि बॉर्डर उसके साथ मिलता है। इट्स अ ह्यूज मैसिव कंट्री और इसके पास पोटेंशियल है टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर हिज नेबर्स। तो इसलिए ये इस पर हमें एकदम से ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ जी अगली हुकूमत आएगी तो वो ये करेगी। No. मैं जो अपना मैं क्वेश्चन एक ये नहीं आपको है, बताऊं, क्वेश्चन ये नहीं है नहीं, सर, नहीं। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि भारत ने जो भी कुछ किया और जो जहर घोला उस वक्त की जनरेशन के जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ, जिससे हमारा ये मशरकी बाजू अलहदा हो गया। 2 जनरेशन अब आगे आ गई हैं। शेख हसीना वाजिद साहिबा के साथ जो कुछ हुआ हमारी नज़रों के सामने है। सो अब जो अगली जनरेशन हैं उनमें तो ये चीज़ नहीं है यकीनन कि वो पाकिस्तान के साथ वो जो बुग़्ज़ रखें जो उनके जहनों में, उनके आबाउजदाद के जहनों में डाला गया। मैं आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट्स को मिलता था, घर में भी बुलाता था और फिर मैं जाता भी था, मेरी बेटी वहीं पढ़ती थी, मैं वहां जाता था, मिलता था। इस किस्म की कोई जहर उनके दिमाग में नहीं है, बल्कि अब तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए वो कहते थे कि जी हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमारा कल्चर काफी हद तक एक है। ये जुबान का जो तरीका, जो फिल्में, ड्रामे, ये चीजें हैं, राइटर्स हैं, वो ये जो था ना कतर वाला जो जहर घोला गया था, वो अब जो नई जनरेशन को सुनना नहीं चाहती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पे, जो हमारी हुकूमतें आपस में बात करती हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये भी देखा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं, सेनेट हैं, उनके जो आपस के ताल्लुकात होते थे माजी में, वो भी एक अपनी मिसाल आप थे। हमने देखा है कि माजी करीब में कि भारत को तो छोड़ें, बाकी जो दीगर साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात उस नौयत के रहे नहीं। मतलब हमें नहीं कोई ऐसा लगता कि आप लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके लोग यहाँ पे आ रहे हों, कि वो जो एक रब्ता रहता था पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का, वो कहाँ गया, वो क्यों नहीं रिवाइव हो सका? ये देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि अपने हमारा इंटरनली हमारा जो आपस में एक रिलेशन था, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक आपस में एक रिस्पेक्ट थी, लीडर्स की रिस्पेक्ट थी, एक जेंटल वे से ही हम एक दूसरे को अप्रोच करते थे, असम्बलियों का माहौल अच्छा होता था, और फिर हमारा आपस में पार्लियामेंटेरियंस का भी एक दूसरे के साथ एक नेशनल काज पे एक मौक़िफ़ होता था। ये जब से हमारे दोस्त आए हैं, मैं मसलन आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कल हमारे पीटीआई के एमएनए, हमारी असम्बली के एमएनए, बड़े रिस्पेक्टेड, उनकी डेथ हो गई। तो उसमें हुआ क्या कि अभी हम उसके लिए ताज़ियत कर रहे थे, तो दूसरी साइड से यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग कर रहा था, आपने बेशक अगर वहाँ आप गैलरी में हों तो आप देख रहे हैं कि उनका रवैया ये था कि इसको छोड़ें, हाँ वो उसको एजिटेशन में ले जा रहे थे। तो जब एक अनट्रेंड किस्म का तबका जो है और वो किसी नारे से या किसी एक फरेब से वो सियासत में आता है, ना उनकी कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, ना उनका वो एक विजन होता है, और वो एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को जो है ना उससे डैमेज होता है। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, वैसे मतलब आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और अच्छी बात यह है कि आपको अवाम की नब्ज़ का पता है, अवाम में रहते हैं आप।
एक तरफ तकरीर कर रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब जो इलेक्शन में जो ये एक्ट में तरमीम हुई हैं इसके जो नकाइस हैं उस पर बात कर रहे थे कि जी आइन की फ़लानी शिक से मुतसादिम है, ये हो गया वो हो गया, आइन की तशरीह कर दी गई और गलत कर दिया गया, गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर दिया गया। दूसरी जानिब फिर हमारे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा साहब ने कुछ दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि नहीं ये इसके मुताबिक है। अब एक आम आदमी जो है, जो मेरे जैसा जिसको इन कानूनी मोशगाफियों का इल्म नहीं है, अब वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि जी वो बैरिस्टर गौहर साहब क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं या हमारे वज़ीर कानून साहब क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो क्या ये, और उनको भी मालूम होगा कि सही क्या है दुरुस्त क्या है कि जो दोनों हजरात वहाँ पे पार्लियामान में मौजूद थे। तो फिर क्या ये जानबूझ के ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी सही चीज़ को मुतनाज़ बना दिया जाए? देखें, मैं समझता हूँ कि अब माहौल ऐसा पार्लियामेंट का बना दिया गया है कि अब अवाम माशाल्लाह बहुत बाशऊर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें ये है कि देखें, पहले 9 मई वाला आप देख लें, 9 मई वाला जो वाक़या हुआ था उसमें कितनी दफ़ा इतने बड़े वाक़े के बाद भी पाकिस्तान की अफवाज ने देखें ना कोई ऐसा जो है काम नहीं किया, ना उन्होंने इमरजेंसी लगाई, ना उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। और ये बार बार इस स्टेज पे पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं कि एक किस्म की दावत देना चाहते हैं कि जो मतलब गैर पार्लिमानी कदम के लिए और गैर आइनी कदम के लिए कोई ना कोई फोर्स आए। अच्छा, उससे खतरनाक तो बात उससे खतरनाक बात जो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उससे खतरनाक बात ये नहीं है कि जो जिस किस्म की आपस में सियासी इस वक्त कशमकश चलाने की कोशिश की जा रही है, उससे जो दहशतगर्द तंजीमें फ़ायदा उठा रही हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, उन्होंने फितना अल खवारिज का उन्होंने जिक्र किया कि इनको इस नाम से बुलाया जाए। क्वेश्चन इज दिस कि खुदा न खास्ता कोई गोली चलती है, कोई बम फटता है, तो क्या वो तफरीक करेगी कि जी ये PMLN का बंदा है, आप इसको बड़ा, या ये PTI का आदमी है तो इसको हिट नहीं करना, उसको ये हिट कोई करना है? दूर तो नहीं है। आप देखें, पहले तो ये बात देखें कि KPK में किसकी हुकूमत है, और रात 11 बजे के बाद आप बेशक इसको वेरीफाई कर लें, और सारी दुनिया को पता है कि रात 11 बजे से लेके सुबह तक अमलन पुलिस होती नहीं है, और वहाँ किसका राज होता है? किसका? और बताएं ना वहाँ पे कहने को तो वो कहते हैं कि जी कोई वहाँ पे तंजीमें हैं जो मतलब ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनका राज होता उनका है, राज ये होता कहा है। जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ तो आप इसको वेरीफाई आप देखें ना, जब आपके रात एक सूबे में आप रात 11 बजे से लेके सुबह तक आपकी हुकूमत ही नहीं अमलन होती। वफाकी हुकूमत कितना अरसा पे खामोश रह सकती है? नहीं, देखिए, वफाकी हुकूमत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती इसके लॉ एंड ऑर्डर्स में, इसके दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, जब तक वहाँ की वफाक जो सूबाई हुकूमत है वो उसको कोऑर्डिनेट नहीं करती। ठीक, तो बिल्कुल इसमें आपके जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो इसलिए इसी को जब भी वहाँ पे एक दफ़ा कोऑर्डिनेट करना ना चाह रहा फिर क्या करेंगे? फिर देखें, मैं यही बात कर रहा हूँ, ये आवाम कोई भूली तो नहीं है। नहीं, अवाम ना भूले ना, अवाम ने तो फैसला कर दिया, हुकूमत दे दी आपको, अब अवाम ने कहा जी आप फैसला करें, अब हम कहाँ दोबारा जाके वोट दें और आपको देखिए, हमने तो इसमें बार चीफ मिनिस्टर साहब को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग्स में भी आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी वही वो बात नहीं सुन रहे ना, मैं यही तो आपसे अगर नहीं आएंगे, यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बात नहीं सुन रहे, लोगों की कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, और फिर लोग आपसे पूछेंगे ना ये खामोशी कब तक? देखें, मैं समझता हूँ कि अगर हम कोई वफाकी हुकूमत कोई ऐसी गवर्नर राज की तरफ जाती है, कोई सख्ती करती है, तो फिर वही ब्लेम आएगा कि यहाँ पे क्योंकि उसी वफाक की जमात की हुकूमत, लोगों की जानें ज़ाया होती हैं। हाँ, नहीं, हम तो नहीं कह रहे ज़ाया होती, देखें हो रही हैं, वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा, उनको ये सोचना पड़ेगा सही कि उन्हें बिल्कुल इस पे एक यकजान होना। ब्रिगेडियर साहब, अब सवाल ये कि आप अभी ये डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, कई दफ़ा इलेक्ट होके आ चुके हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, और यही गुफ्तगू हमने कई और लोगों से भी सुनी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल और इसका जो सिचुएशन है। क्वेश्चन इज दिस, आप इसी चीज़ में उलझे हैं कि जी कैदी नंबर 804 के कमरे में AC लगा, कूलर में पानी भरा, उसको मुर्गी मिली नहीं मिली, एक्सरसाइज कितनी की, उनको जो है वो लाया गया, वीडियो लिंक से बात हुई या फिजिकली पेश किया गया, आप इसी चीज़ में लगे हैं इलेक्शन एक्ट में क्या तरामीम हुई। क्या ये वक्त का तकाजा नहीं है कि इस वक्त आप जो भी आपके सियासी इशूज़ हैं उनको एक तरफ रख के, या तो आप समझें कि दहशतगर्दी इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, उसको आपने हल करना है, और वही यूनिटी चाहिए जो सानिया APS के बाद थी,
अगर तो आप समझते हैं तो आपके ख्याल में ये वाकई ज़रूरी नहीं सियासी जमातों के लिए इस नुक्ते पे, इस एजेंडे पे कम से कम इकट्ठे हो जाएं, अपने ज़ाती जो ग्रीवेंसेज हैं उसको थोड़ी देर के लिए पीछे रख दें, या नहीं? देखिए, यही तो DGISPR ने अपनी कॉन्फ्रेंस जो बड़ी क्लियर बात को यही की है। देखिए, फौज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है, लड़ती रहेगी, शहादतें देती रहेगी, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन पीछे से होती रहेगी, लोग आते रहेंगे, तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या ये हम चलाना चाहते हैं, ये इसको हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं? दैट इज़ द इशू। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हम फौज दहशतगर्दों को मार सकती है, लेकिन दहशतगर्दी अगर कंप्लीट मुल्क से ख़त्म करनी है तो पूरी कौम के साथ खड़ा होने का, हमारे गवर्नमेंट के तमाम अदारों को खड़ा होना पड़ेगा, जिसमें कस्टम भी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन भी है, सिविल आर्म फोर्सेस भी हैं, और तमाम हुकूमत के अदारे जो इसको चेक करते हैं, आपके तमाम बैंक, स्टेट बैंक और दूसरे बैंक से, ये सारे मिल के इसको ख़त्म कर सकते हैं। इशू ये है कि जो करप्शन का एक नेटवर्क है, जो नेक्सस है, जहाँ से फाइनेंशियल टेररिज्म होता है, फिर उसको टेररिस्ट को वेपन मिलता है, एमुनिशन में मिलता है, उसको गाइडेंस भी मिलती है, उसके बाद उसकी फैमिली को भी लुक आफ्टर किया जाता है, ये और वेपन एमुनिशन मिलता है, ये नेक्सस ब्रेक करने की बात। अच्छा सर, एक सवाल है, ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक सवाल है, आप क्योंकि वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, सवाल एक आपसे है कि अगर आपके दौर में ये खबरें आती और ये चीज़ प्रूव हो जाती कि सिंध के किसी इलाके में या किसी सूबे, उसमें ज़िले में, किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी मतलब टाउन में नॉन स्टेट एक्टर्स, डाकुओं का राज आ गया है और थाने में पुलिस जो है वो चली जाती है और डाकू अमलन वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं और लोगों की जो है सज़ा जज़ा का फैसला वो करते हैं, सो आप क्या फ़ैसला करते हैं बहैसियत सूबाई वज़ीर दाखिला? immediately with in consonance with the federal government और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और प्रोविंस ऑफ सिंध मिल के, यकजा होके, इकट्ठे होके, we would have gone all out operations। अच्छा ये सर वो जी सर ये वो फैसला है कि जो कि मतलब एक बिल्कुल जायज़ और मतलब कॉमन सेंस से हमें समझ आता है कि आप ये फैसला करते हैं। लेकिन यही पॉइंट है कि मैं यही इसीलिए कह रहा हूँ कि अब आप देखें ना KPK में वो वहां पे क्यों नहीं हो रहा सर ये सबसे फैसला, सवाल यही है मेरा। देखिए, वहां पे सबसे ज्यादा कौन अफेक्टेड है? हमारे पश्तून भाई। लेकिन आप हैरानी होंगी, PTI मुखालफत कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान PMLN वो जो F है वो कर रही है, इसको अप्रोच कर रही है, और ANP कर रही है। क्या अपने लोगों को मरवाते रहेंगे, या आपके लिए एक लाया अमल बनाना पड़ेगा जिसमें 2-3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी? नंबर 1, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, फौज कर रही है, कॉम रिसोर्सेज दे रही है, दे आर डूइंग इट। देन आपको वहां पर जो जम एरिया हैं उसमें आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, सोशो इकोनॉमिकल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, सही, सड़क बनेगी, उनको वहां पर इंडस्ट्री लगेगी, हॉस्पिटल बनेगा, एजुकेशन होगी, ताकि लोग तालीम लें, जॉब करें, हेल्थ, पेरेंट्स बीमार हैं उनको इलाज मिले, और फिर इकोनॉमिक जो है वायबिलिटी वहां पर हो, एंड द थर्ड ताकि थिंग लोग they don't fall to hostile जी point well taken, but they feel confident of the provincial government and the federal government। ये आपको कर, ये DGISP जी मेरा यही सवाल है सर, वेरी क्विकली ब्रिगेडियर साहब, वेरी क्विकली, बिल्कुल 15 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा ताकि मैं आगे मैसेज साहब के पास जा सकूं। यही बात DGISPR ने की कि पाक अफवाज वहाँ पे किस किस्म के ऐसे सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रही हैं, इनको किसी खातर में नहीं लाते कि मतलब बात करते हैं कि जी कोई प्रोग्राम ही नहीं है, हालांकि उस पर यकीनन पैसा लग रहा है, एफर्ट्स लग रही हैं, टाइम लग रहा है, एनर्जी उस पर लग रही है और यकीनन लोगों का भला हो रहा है, बेनिफिट उसमें निकल रहा है, उसके ऊपर जो है उसको कोई अप्रिशिएट क्यों नहीं करता, स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी? अफसोस की बात है, यही अफसोस की बात है, उन्होंने स्पेसिफाई किया कि हेल्थ में, KPK में, बलोचिस्तान में फौज और सिविल आर्म फोर्सेस क्या कर रहे हैं, उसके बाद एजुकेशन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, रोड्स के अंदर, रिहेबिलिटेशन के अंदर, इंसेंटिव देने में कहाँ तक काम कर रहे हैं और कितना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके लिए पूरी उस प्रोविंस को आपको साथ खड़ा होना है, प्रोजेक्ट करें। आप ये नहीं फौज को डाउन करें, बल्कि बताएं, फौज खुद नहीं बता सकती, उन्हें मजबूरन बताना पड़े, देन समबडी, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, दे हैव टू टेक इट ऑन और सबको बताएं कि व्हाट ऑल फॉर आर्मी हैज डन फॉर देम। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। एम्बेसडर साहब ये फरमाइए कि अब इनको एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ कि फितना अल खवारिज का नाम दिया गया, ये जो TTP या दीगर दहशतगर्द तंजीमें या दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत और रियासत के खिलाफ ये काम कर रहे हैं और इंसानी जानों का ज़िया कर रहे हैं, हमारे बहादुर सिपाहियों को, हमारे सिविलियन इदारों के जो ऑफिसर्स हैं या हमारे अवाम को शहीद कर रहे हैं। क्वेश्चन इज़ दिस कि माजी में इनको ब्रांड भी किया, इनके खिलाफ फतवे भी आए,
ये कहा गया कि जी किसी पे इस किस्म का हमला करना जो है इसको कुफर से तशबीह दी गई और कहा यह बिल्कुल एक ऐसा है कि आप दायरा इस्लाम में नहीं रह सकते, फिर भी इन पे असर नहीं पड़ा। मतलब फिर भी ये किसी ना किसी तरह लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, हालांकि बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम ने ये जो है ये फतवे और ये स्टेटमेंट्स दी हैं। सो इसका हल आपके ख्याल में क्या निकाला जाए, किस किस्म की जो है वो अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए कि लोगों को समझ आ जाए कि मतलब वंस एंड फॉर ऑल इनसे हमने जान छुड़ानी है? सबसे पहले तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा, कौन से उलमा कराम पाकिस्तान में है? उलमा कराम सर मैं माजरत इसमें के साथ है। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिएगा ना। सर उलमा कराम जो हैं, जो थोड़े बहुत हैं, बड़े से छोड़ते हैं, थोड़े हैं, उनको नेचुरली स्पीकिंग उनके साथ बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। ये जो आपकी हर जुम्मे को जो नमाज होती है, मलेशिया में एक तरीकाकार बना हुआ है कि गवर्नमेंट उनको बताती है उलमा कराम को कि इस जुम्मे को इस सब्जेक्ट पे आपने बात करनी है। तो आपके पास तो बहुत बड़ा फोरम है कि हर फ्राइडे के दिन ये जो आपके उलमा कराम हैं या जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, जहाँ करोड़ों लोग, उनको बताया जाए प्यार मोहब्बत से कि जी आज आपने, आपका सब्जेक्ट जो है दीन के अलावा ये भी होना चाहिए कि जी मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के खिलाफ न ये सपोर्ट ना करें, इन लोगों की बात ना सुने आम आदमी। एक चीज। नंबर 2, जो आपका सिलेबस है ना, स्कूलों का सिलेबस, उसके अंदर बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के स्कूलों में ये तालीम दी जाए कि ये बेटे, ये पाकिस्तान अफवाज है या पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ खड़ी हुई है। दूसरा, ये जो दहशतगर्दी तंजीमें जो आप फिर रही हैं, ये पैम्फलेट छापती हैं, सोशल मीडिया पर डालती हैं, इनको आपने इग्नोर करना है। ये जरूरी है। ये जब तक आप स्कूलों में नहीं डालेंगे, इनकी तालीम नहीं देंगे, बड़े होकर, क्योंकि इग्नोरेंट है ना, जब वो बड़े होकर एकदम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहुंचते हैं, पीछे से बैकग्राउंड बना नहीं होता, तो वो भी मसला बनता है आपके लिए। बहुत जरूरी है कि आप इन कॉन्फिडेंस लें, स्कूलों में भी ये हो। और फिर एक और बात मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें चाहिए, जिस तरह DGISPR ने आज अपनी वो कल जो उनकी थी अपनी ब्रीफिंग में भी कहा, मैं ये समझता हूं कि ISPR वाले अपने ये स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों को छोड़ दें फिलहाल, स्कूलों में रेगुलर तरीके से जाएं और उनके साथ एक डायलॉग करें। नंबर 2, ये जो है ना आपका, ये जो है, ये एक जो आपके पास चैनल्स हैं टीवी के, इनके अंदर जैसा पोलियो कैंपेन कितना मैं समझता हूं अगर मंदी के साथ चलाया जा रहा है, जी जी, इसी तरीके से एक आप चलाएं, कैंपेन चलाएं, जिसके अंदर बड़ा खूबसूरत तरीके से ये एक अटेंशन अट्रैक्ट करे लोगों की कि भाई अफवाज के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ना गलत है, और जो कुछ अब ये हो रहा है, ये आपकी इसमें एडवांटेज नहीं है, क्योंकि आपका फोकस स्टेट का, देखें जी, स्टेट के 3 रोल्स हैं, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, जो आपका फायदा पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ये जो भी बात की उलमा इकराम का और ख़ास तौर पे आप जैसे जो पब्लिक नुमाइंदे हैं, उनका कितना अहम किरदार है इस सारे मामले में कि जिसको लोगों को एजुकेट करने के लिए लोग आपकी बात सुनते हैं? जैसे हमारे स्पीकर साहब ने फरमाया और ब्रिगेडियर साहब ने भी बड़ी, उन्होंने ज़ाहिर है हमारे से तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और उनका VN एक्सपीरियंस हमारे से ज़्यादा है। मैं पब्लिक के नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि लोगों के और बच्चों के, स्पेशली हमारे बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से पॉइजनस किया गया है सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़, अफवाज के ख़िलाफ़, और इस एक किस्म का एक बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और बड़ी डिजिटल दहशतगर्दी जो आज एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। सफाई कैसे करें? तो इसकी सफाई का ये है कि इसमें हम सबको, जो अब मैं समझता हूँ कि हर मस्जिद में, जी जी, मुझे फ्राइडे नहीं, मैं समझता हूँ कि हर नमाज पे हमें अपने जो हमारे इमाम मस्जिद हैं, हुकूमत को उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको डिजिटल इक्विपमेंट देने चाहिए, और एक आपकी हर लेवल पे, गली मोहल्ले के लेवल पे, स्कूलों के लेवल पे, हर जगह पे एक कैंपेन के तौर पे, और मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, हर तरीके से ये जो एक बावर कराना चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती हमारे इत्तेहाद इत्तेफाक से है, ना इंतशार से है, और अफवाज पाकिस्तान या जो हमारे इदारे हैं
उनकी ताज़ीम, उनकी तकरीम बिल्कुल हम ठीक। सब पे फ़र्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपकी आमद का शुक्रिया कर रहे थे हम। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको फ़ितना अल ख़वारिज का नाम अब दिया गया, उसके हवाले से, और इसके साथ साथ बांग्लादेश में जो सूरत हाल चल रही है। अब कुछ गुफ्तगू करेंगे जो वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है फ़ेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन का, और उसमें एक 10 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है, जिसके टास्क फोर्स बना दी गई है कि जिसको हेड करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेवेन्यू अली परवेज़ मलिक साहब। और ये डिजिटाइजेशन क्या है? इसमें डिजिटाइजेशन से मकसद ये है कि किस तरीके से FBR की इस्तात, उसकी कारकर्दगी को बढ़ाया जाए, टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को कैसे बेहतर किया जाए। और बार बार ये जो बात होती है कि जी डायरेक्ट टैक्सेशन जमा नहीं होते, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए सेल्स टैक्स कह लीजिए या ड्यूटीज़ कह लें या उसको दीगर आप उसमें नाम दे लें, उनके ज़रिए जो है वो टैक्स जो है वो ज़्यादा जमा किए जाते हैं, क्योंकि आसान काम है। किस तरीके से FBR डिजिटाइजेशन के बाद इस चीज़ को बेहतर करेगा, जिम्मेदारियां अपनी अदा करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, माहिरात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब हमें रब्ता करने का। क्वेश्चन इज़ दिस कि ये FBR की डिजिटाइजेशन अब ये टास्क फोर्स बन गई है, ये हो भी जाएगी, और इसके साथ साथ हम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारा काम अंजाम देने जा रहे हैं। आपके ख्याल में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि डिजिटलाइजेशन होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? कितनी जल्दी हम इसके जो बेनिफिट्स हैं हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे? हारून शरीफ साहब। जी शुक्रिया। देखिए, किसी भी इदारे के खास तौर पे जो हमारा टैक्स का निज़ाम है उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है टैक्स पॉलिसी, दूसरा हिस्सा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं दैट इज टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप एफिशिएंसी कैसे बेहतर करते हैं, और तीसरा हिस्सा है कि आप अपनी कलेक्शन की कैपेबिलिटी किस तरह बेहतर करते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर जो टैक्सेशन है ये ऑनलाइन हो चुकी है, डिजिटाइज हो चुकी है, और जितना हम ह्यूमन टच काटते जाते हैं उतनी टैक्स कलेक्शन दुनिया में बढ़ती जाती है, क्योंकि एक तो लोगों की आने जाने की कॉस्ट बच जाती है, ऑन टॉप ऑफ दैट जो एक एलिमेंट है बीच में इरेगुलरिटी का या करप्शन का, वो भी कम हो जाता है। एक सवाल है बड़े आसान लफ्जों में ज़रा प्लीज़ बताइएगा। सवाल ये है कि आप भी ऑनलाइन बिल पे करते होंगे, अपने मोबाइल टेलीफोन का, अपने इंटरनेट का, बिजली का, गैस का। आजकल आपको बैंक में जाना नहीं पड़ता, कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता, अपने मोबाइल के ज़रिए आप भी यकीनन पेमेंट्स करते होंगे। अब जब आप पेमेंट करने जाते हैं अपनी किसी ऐप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे, तो जो कंपनी है वो 10 तरह के सोल्यूशन आपको देती है, और जगह जगह हर स्टेप पे आपको हेल्प करती है कि हाँ जी ये स्टेप करें तो बिल अदा हो जाएगा, ये स्टेप करें, क्योंकि उन्होंने आपसे पैसे वसूल करने हैं। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब आप ये कुछ करने जाते हैं अपना टैक्स जमा कराने के लिए किसी भी तरीके से, सो आपको जो है वो जगह जगह बहुत सी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि आप वो 1-2 स्टेप के बाद ही जो है ना हार मान लेते हैं। जी शहजाद, मैं यही अर्ज कर रहा था कि इसको डिजिटाइज या कंप्यूटराइज करने का जो आपका ह्यूमन टच जितना आप कम करते जाएंगे और लोगों को सहूलत मिलती जाएगी, तो लोग जो हैं वो ज्यादा विलिंगली सेल्फ असेसमेंट के ऊपर टैक्स जमा कराते हैं। ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन आई एम अफ्रेड कि ये पहली दफा नहीं हो रहा, बहुत दफा कोशिश हो चुकी है। जो हमारा तजर्बा ये बताता है कि क्योंकि जो नेटवर्क्स बने होते हैं इदारों के अंदर ब्यूरोक्रेसी के या ओल्ड स्कूल के, वो ऑब्वियसली इसको रेजिस्ट करते हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि अगर कुछ नई टीम FBR में टेक्नोलॉजी बेस की इंडक्ट की जाए तो उसका ज्यादा फायदा रहेगा। जैसे जितने प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं वहां कभी किसी ने टैक्स ऑफिस की शक्ल ही नहीं देखी, आप सब कुछ ऑनलाइन फाइल करते हैं, आपको ऑनलाइन गाइड किया जाता है, और आपको अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो ऑनलाइन ठीक कर ली जाती है, तो ये अच्छी बात है। अरे सर, वैसे मतलब वाकई इसमें इजाफा आप देख रहे हैं कि अगर हम मतलब चलें 100% नहीं तो मतलब कुछ रिमार्केबली इसमें जो है वो कामयाब हो जाएं डिजिटाइज करने में और सारे इसके निज़ाम को ऑटोमेट करने में, सो उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन है उसमें आप इजाफा देख रहे हैं अगले चंद सालों में या नहीं? जी शहजाद, टैक्स कलेक्शन के इजाफे के बहुत से एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट तो आपकी अगर वेल्थ क्रिएट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, तो टैक्सेस बढ़ेंगे। ये जो आप जिस वक्त बात कर रहे हैं, अगर तो डिजिटलाइजेशन करने से जो तबके पैसा कमा रहे हैं इनकम और टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो इस नेट में आ जाते हैं, तो यकीनन सिग्निफिकेंट इंक्रीज। ये सवाल मैंने इसलिए किया सर आपसे
कि अभी हमें जो ये बताया जाता है, आप जैसे माहिरीनी में बात करते हैं कि इस वक्त भी जो पाकिस्तान में टैक्स जो वेल्थ कलेक्शन है, सॉरी जो वो डेवलपमेंट है या इसके साथ जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके तहत भी जो टैक्स हमारा इकट्ठा हो रहा है, जो परसेंटेज है, वो शायद 3 गुना नहीं तो 2 गुना ज़रूर बढ़ सकती है अगर कोई सही तौर पर टैक्स की रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, हमारी वेल्थ में इजाफा होता है या नहीं होता, इसी रफ्तार से हम भी बढ़ते हैं, तब भी मेरे ख्याल में जो है वो बेहतरी आ जी सकती है। बिल्कुल, देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो एरिया हैं, रिटेलर्स हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, एग्रीकल्चर इनकम वाले हैं, जिनकी बहुत अरसे से बात हो रही है, अगर तो वो इस डिजिटलाइजेशन के अंदर वो उसके अंदर आ जाते हैं और अपनी सेल्फ असेसमेंट के तहत थोड़ा बहुत पे करना शुरू कर देते हैं, सो आई सी सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सालों से 1, 2, 3 तबकात के ऊपर, बिलखुसूस सैलरीड के ऊपर टैक्सेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। जब भी आप बात करते हैं रियल स्टेट के ऊपर, उनसे बात करते हैं या आप एग्री बिजनेस से जो लोग जिनका ताल्लुक उनसे बात करते हैं, तो वो तो आप पर कुछ अरसे कुछ देर तक तो वो बड़े तहम्मुल से आर्गूमेंट करते हैं, उसके बाद वो लड़ने मरने पर तुल जाते हैं कि वो कहते हैं कि जी ये तो बड़ी ज्यादती होने लगी है हमारे साथ, अगर आप ऐसी बात करें, हमारा सेक्टर तो वैसे ही फट्टा बैठ गया है, आप क्या बात कर रहे हैं। सो जब हम आप जैसे सीजन्ड सीनियर लोग ये कहते हैं कि रियल स्टेट पर जो है वो टैक्स लगना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, एग्री सेक्टर पे लगना चाहिए, सो उस तरफ का जो आर्गुमेंट है उसको हम कितनी वेटेज दें? ये देखें, आर्गुमेंट के 2 हिस्से हैं। जो आप बात कर रहे हैं, देखें अगर आप किसी भी सेक्टर को छोड़ दें, अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना है, ठीक है ना जी। कानून तो ये है। अब डजंट मैटर कि आप रियल एस्टेट से कमाएं, फैक्ट्री से कमाएं, नौकरी से कमाएं, अगर आपकी एक लेवल की इनकम आ रही है तो आपको छूट मांगने का कोई हक नहीं है। लेवल प्लेइंग टैक्स लगना चाहिए, इनकम टैक्स। हाँ, अब अगर आपके इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, तो उसको आप फिस्कल पॉलिसी से लिंक ना कीजिए। उसके लिए आपको गवर्नमेंट से निगोशिएट करने हैं, कुछ और इंसेंटिव्स लेने हैं, कोई आपने अब ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे जाना है, टेक्नोलॉजी लानी है, बैंकों से सस्ता कर्जा चाहिए, वो और टूल्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इनकम को इससे लिंक कर दिया जाता है कि जी हमारे सेक्टर्स में बड़ा जुल्म होगा, अगर आप कमा रहे हैं, देखें ना, मैं कमा रहा हूं, आप कमा रहे हैं, तो हम तो टैक्स दें, लेकिन उससे जो दुगना कमा रहा है या बराबर भी कमा रहा है वो ना दे, तो इसको वो इक्विटेबल टैक्सेशन। अच्छा, एक बड़ा बुनियादी सवाल यहाँ पे है कि ये तो सारी हुकूमत ने जो कोशिशें कर रही है, उस मेहनत कर रही है, वो इस वजह से कर रही है कि सही तौर पर टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, यानी उतनी मिकदार में नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, उतने लोग टैक्स नेट में शामिल नहीं हैं जितने होने चाहिए। एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान में जो भी शख्स इतनी आमदन कमा रहा है कि जो वो जो मतलब टैक्स की मद में आती है, उसकी जद में आती है, सो जो भी शख्स वो कमा रहा है तो क्या उस पर फ़र्ज़ है कि वो टैक्स अदा करे अपने, चाहे वो हुकूमत उस पर प्रेशर डाले ना डाले, इंसेंटिव दे ना दे, उसकी जिम्मेदारी उसने देना है। तब लोग क्यों नहीं देना चाहते अगर वो उनके टैक्सेबल उनकी इनकम है तो? जी, एक तो कानून भी है, आप कानून तोड़ रहे हैं, दूसरा मोरालिटी भी है कि अगर आपका हमसाया पे कर रहा है तो आप क्यों ना पे करें। लेकिन शहजाद, इसके अंदर कुछ डीपर इश्यूज हैं। डीपर इशू ये है कि जब आप में टैक्स पे करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है, देखिए ना, स्टेट क्या दे रही है। तो जब हम टैक्स पे करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है सिक्योरिटी मिले, हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ना जाना पड़े, चीजें इंप्रूव हो। अगर स्टेट उस तरफ इंप्रूवमेंट नहीं दिखाती, फिर एक डिसइंसेंटिव बन जाता है कि हम टैक्स भी दे रहे हैं लेकिन सारी सर्विसेज हम प्राइवेटली अलहदा से ले रहे हैं। सर, पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया में हम ट्रैवल करते हैं, हम जो है वो पुलिस वाले के साथ लड़ाई भी करते हैं, बड़े जो है वो बहुत ज़्यादा फन्ने खान बन के सड़कों पे घूम रहे होते हैं कि हमारा मुल्क है, मतलब एक लेवरेज हम लेते हैं, वी फील प्राइड और हम ये एम्पावर फील करते हैं कि अगर अपने मुल्क में गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या इवन के पैदल भी हम जा रहे हैं। सो मतलब उस हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां रियासत पूरी करती है या नहीं करती? आपका तो एक मुआहदा है रियासत के साथ, आपने अपने हुकूक के पे नजर रखने के बजाय ज्यादा प्राइस पे आप नजर रखें, वैसे तो पाकिस्तानी शहरी। दोनों तरफ देखना पड़ता है, लेकिन ये जो एंटाइटलमेंट है कि जी मैं प्रिविलेज्ड हूं और नहीं पे करूंगा, अब इस चीज को तोड़ने की जरूरत है और टेक्नोलॉजी बिल्कुल उसको तोड़ती है। लेकिन एट द सेम टाइम टैक्स पॉलिसी को भी देखने की जरूरत है कि ये जो हमारा इतना इन्हिसार इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर है, ये लोगों और मईशत के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें इसको ग्रेजुअली शिफ्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल, टैक्स पॉलिसी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन का एलिमेंट आना भी जरूरी है ताकि टैक्स जो लगे लोगों को। आइडियल, एक फाइनली वेरी क्विकली, आइडियल परसेंटेज क्या होनी चाहिए बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान?
जी, जो मैंने डेवलपिंग कंट्री की अगर आप एवरेज निकाल ले तो 60 से 70% जो कंट्रीज प्रोग्रेस कर रहे हैं उनकी डायरेक्ट टैक्सेशन 60 to 70% एंड है। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आवर्स? जी जी जी, प्रोग्रेस में उनकी बात कर रहा हूँ, ओके, डेवलपिंग कंट्री 60 to 70% डायरेक्ट और रेस्ट ऑफ तो द आगे जा रहे इनडायरेक्ट। हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। हमें 30% इनडायरेक्ट पे जाना है, अभी हमारा रिवर्सल है अनफॉर्चुनेटली, आधा आधा है, तो उसको एग्जैक्टली हमें बिल्कुल सही आपने फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपने राय से आगाह कर रहे थे। जो हुकूमत का एक प्लान है FBR की डिजिटाइजेशन का, और मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है उसके निज़ाम को बेहतर किया जाए, लोगों को इस अमल को आसान बना दिया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो देने की मद में आगे आएँ और जो उनके हिस्से का टैक्स बनता है वो अदा करें। ये डिबेट चलती रहेगी कि रियासत की क्या जिम्मेदारी हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप अपनी कोई आमदन कमा रहे हैं और वो टैक्सेबल आमदन है उसके ज़ुमरे में आती है, सो रिगार्डलेस आपको क्या सहूलत मिलती है, क्या आपको सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि आपने वो आमदन कमा ली है तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आपने वो टैक्स अदा करना है। या पाकिस्तान में रहते हुए वो आप आमदन ना कमाइए, या अगर आप कमाते हैं तो अपने हिस्से का टैक्स और ये फ़र्ज़ ज़रूर अदा कीजिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।